ओके, सो स्क्रीन सबको विजिबल है? एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म एवरीबॉडी। स्क्रीन सबको विजिबल है? यस, विपिन इज सेइंग यस सर, राघव इज सेइंग यस, विलियन इज 18, क्षितिज, एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म। ओके 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 ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो आपका आज का है पेपर, वो बहुत अच्छा पेपर डिजाइंड है। क्योंकि मेरे पास टाइप करने का टाइम नहीं था तो मैंने उसको हैंड रिटन ही कर दिया है। थोड़ा बहुत मैंने उसको सॉल्व भी किया था फ्री टाइम में, जिससे क्या है कि मैं आप लोगों को डायरेक्टली। तो आज की जो पेपर हम लोगों का है, एक चीज याद रखना कि सर उसमें हम लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले आप अपने पास आपकी जितनी भी नोटबुक वगैरह हैं केमिस्ट्री की, वो सारी ओपन कर लीजिए। दूसरा, अपने पास एक रफ पेपर या कॉपी रखिएगा ही रखिएगा। ठीक है, तभी मजा आए सर। रखिएगा ही रखिएगा, क्योंकि आंसर देते हुए हमें मजा आएगा सर। क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा और आप उसका क्विक आंसर देंगे, आपको मैं ये भी बताऊंगा इस पेपर में कि सर आपको वो लिखना कैसे है, हाउ टू यूटिलाइज योर 15 मिनट्स इफेक्टिवली। ठीक है। कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि 15 मिनट में सर वो पेपर को पूरा सॉल्व करना है। सर मत सॉल्व करिए, हमने नहीं कहा है पेपर को सॉल्व करिए। आप 15 मिनट में पहले ये देखिए आपको सेक्शन कौन सा अच्छे से आता है। गो थ्रू द पेपर, पूरा पेपर एक बार आप पढ़ लीजिए। कौन सा सेक्शन आपको बहुत अच्छे से आता है, वो सारी चीजों को पहले एनालिसिस करिए। ठीक है, मैं आपको जैसे कि दिखाता हूँ। जो मैंने पेपर डिजाइन किया है वो 35 क्वेश्चंस का किया है। पुराने वाले मतलब 2023 तक के पैटर्न के हिसाब से मैंने डिजाइन किया है। इसमें क्या है कि 33 क्वेश्चन हो गए हैं इस बार, लेकिन 2 क्वेश्चन हम लोगों ने एक्स्ट्रा रखे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, देखते हैं सर। तो मैं पेपर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये पेपर सबको विजिबल है? एवरीबॉडी, पेपर सबको विजिबल है? पेपर इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? चलिए, तो देखो पहली एक लाइन लिखी हुई है कि सर पेपर आपका यहीं से ही आएगा सर। और ये बात फैक्ट है, आप मान लीजिए सर मेरी बात। क्योंकि वैसे मैं ऑनलाइन टीचर्स की तरह बहुत बड़ा टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन अभी तक कोई बात गलत नहीं हुई है। और मैं चाहता हूँ कि सर हो भी ना, बजरंगबली ध्यान रखें इस बात का। और क्योंकि कई बड़े टीचर्स की बातें गलत हो गई हैं, और वो लोग तो प्ली वगैरह भी डाल देते हैं, पीआईएल फाइल कर देते हैं सीबीएसई के ऊपर, हम तो कर भी नहीं पाएंगे। शिवम प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ आप पेपर और पेन पेपर अपने हाथ में रखिए सर। अभी तक गलत नहीं हुआ है। मैंने मैथ्स में कहा पेपर टफ है, पेपर टफ आया है सर। साइंस में मैंने कहा बहुत इजी आएगा, फिजिक्स में मैंने कहा इजी आएगा। तो सब कुछ वही हुआ है जो अभी तक मैंने बोला है। बस हमारा केमिस्ट्री और अच्छा हो जाए सर। ठीक है। आईएससी केमिस्ट्री का मैंने बोला था सर, वैसा ही पेपर आया। आपने पूरा नोट्स में से चेक कर लिया, मैंने आपके ग्रुप में डाला हुआ है। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम आपने देख लिया पूरा का पूरा, एवरी सिंगल। और मैंने बोला था एल्डोल कंडेंसेशन कैनीज आरो देखना किसी ना किसी पेपर में आएगा, आ गया सर। और यूपी बोर्ड में मैंने कहा था कि एल्डोल कंडेंसेशन आएगा ही आएगा, आ गया सर। ठीक है। पर बात आ रही है अब केमिस्ट्री की, जिसके लिए हम लोगों ने इतने टाइम से वेट किया है। तो सर पहली बात तो क्या हो रही है कि सर 100% यहीं से आएगा। मतलब क्या है इस 100% यहीं से आएगा? 100% यहीं से आएगा का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन यही आएगा या जो मैं करा रहा हूँ यही आएगा। 100% यहीं से आएगा का मतलब है जिस टाइप के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आज, मैक्सिमम चांसेस यही है कि वो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देगा। टाइप बोल रहा हूँ, यही पेपर आएगा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। तो आप अपने आप को चेक करिए कि आपको कितना आता है। इसलिए मैंने सेकंड आपको लिखा भी है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मैं चुनौती नहीं कर रहा हूँ सीबीएसई को, वो बहुत फार एक्सीलेंस लोग हैं वो लोग। तो और आपको अपने अंदर क्या रखना है भैया? कॉन्फिडेंट। कि सर जो भी आपको आए वो अपने अंदर कॉन्फिडेंट रखिए, अपने पेरेंट्स के ऊपर रखिए सर बिलीव, अपने ऊपर रखिए, और अपने टीचर के ऊपर रखिए सर। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आज का पेपर चालू कर रहा हूँ। पेपर को कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सोचने की क्षमता क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। पेपर अटेम्प्ट करते समय अब ये मान लीजिए कि सर आपके हाथ में ये पेपर आ गया। ठीक है, सबसे पहले पेपर जब हाथ में आए तो बिल्कुल क्या रहिए सर, काम रहिए और अपने मन में एक चीज दोहराते रहिए कि पेपर मुझे आता है। आता है, मैंने मेहनत करी है, मैं करके आया हूँ सर। पैनिक नहीं होना है सर, हमें आता है पेपर, हमें पता है हमें पेपर आता है। पेपर हाथ में आ गया है, अपना आराम से देखिए। याद रखिएगा, कोशिश करिए कि 3 से 4 मिनट के अंदर आप सारे के सारे एमसीक्यूज को देख लीजिए। 3 से 4 मिनट के अंदर। मैंने ये नहीं कहा है सॉल्व करने हैं, मैंने कहा देख लीजिए। ठीक है, एमसीक्यू इस टाइप के होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे उनको टाइम लगेगा, वरना आपको एमसीक्यू डायरेक्ट देखते ही पता चल जाता है। फिर आप लोग देखिए सेक्शन बी, स्किमिंग करते हुए चलिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, 5 आएंगे। 5 में से सर आपको 4 आते होंगे। बोल दिया सर मैंने, 4 तो आपको आते ही होंगे सर। वो एक कैसा होगा? एक में दिमाग लगाना पड़ेगा। जिन बच्चों को टाइम लगे वो उसको स्किप कर देना, लेकिन याद रखना वो 5वां क्वेश्चन जो भी आपको नहीं आया वो करना आपको सेक्शन बी के अंदर ही है, कहीं और मत कर देना। कॉपी स्कैन हो रही है इस बार।
ठीक है। सेक्शन सी में भी आपको सर एक या दो क्वेश्चन प्रॉब्लम देंगे। ठीक है। डी वाला आप लोगों का मक्खन रहेगा, केस स्टडी वाला रहेगा। पांचवें वाले में जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो इंटरलिंक होंगे, मतलब अगर एक पार्ट नहीं आएगा दूसरा नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा नहीं आएगा, इसीलिए सर वहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सभी लोग पेन पेपर हाथ में उठा लीजिए सभी लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। सर फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, आपको मैंने दो रिएक्शन करवाई थी। जब फिनॉल ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है दैट इज एक्वस ब्रोमीन, तो आप लोगों को याद होगा कि इतनी ज्यादा हाईली सब्स्टिट्यूटेड होता है कि वो टू पर भी ब्रोमीन को लगा लेता है, फोर पर भी ब्रोमीन को लगा लेता है, और सिक्स पर भी ब्रोमीन को लगा लेता है। तो यानी कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बनता है आपका कंपाउंड। लेकिन यहाँ हमने ऑप्शन को देखा ध्यान से, ये तो ब्राउन लिक्विड, कलरलेस और व्हाइट पीपीटी और नो रिएक्शन बोल रहा है, जबकि मैंने आपकी कॉपी में लिखवाया हुआ है कि सर ये जो कुछ कंपाउंड बनता है उसकी सर पीपीटी होती है, वो कौन से कलर की होती है। ये थोड़ा सा मैंने फ्री टाइम में इसको सॉल्व कर लिया था, उसी की स्कैन कॉपी मैंने आप लोगों के लिए ले ली है सर। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सारे के सारे जितने मुझे लगता है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन इस साल आने चाहिए वो मैंने आपके लिए निकाले हैं सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिमाग लगाइए सर। पहले मैंने रिएक्शन को लिखा, रिएक्शन लिखने के बाद मुझे आइडिया लगा कि भैया ये तो व्हाइट पीपीटी है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड, हेलोजन से है, अंडरगोज SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडिली। सर SN1 SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, आपको मैं रिवाइज करा देता हूं। SN1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते थे टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और उसके बाद आपके मिथाइल हैलाइड ये वाले। SN2 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते थे बेटा आपका प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ध्यान देना, तो हमसे इसने किसका पूछा है, हमसे हमसे पूछ रहा है SN1, तो यानी कि हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि सर कौन सा टर्शरी है। तो हमने देखा ये भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी है, अरे सर इसमें तो सारे ही टर्शरी हैं, सारे टर्शरी हैं, यानी कि अब ये सारे टर्शरी हैं सर, कंसेप्ट ही खत्म हो गया है सर ये टर्शरी और प्राइमरी का। तो आपको यहाँ पे देखना है सबसे बेस्ट लिविंग हैलाइड कौन सा है। तो बेस्ट लिविंग हैलाइड होता था आपका बेटा कौन, आयोडाइड आयन। अब देख लीजिए आयोडाइड आयन कौन सा है सर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। एवरीबॉडी प्लीज यार, जब तक कंफर्म नहीं करेंगे आपको मजा नहीं आएगा पेपर को सॉल्व करने में। कितने लोगों का आंसर डी था इस क्वेश्चन में, एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म, कितने लोगों का आंसर डी था। वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है व्हाट हैपन टू द एटॉमिक साइज ऑफ लैंथेनाइड एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। सर रिकॉल करेंगे पूरा, ये मेरी हो गई पीरियोडिक टेबल, इस तरीके से ये मेरी होगी पीरियोडिक टेबल, और एप ब्लॉक एलिमेंट यहाँ नीचे बने होते हैं सर, एप ब्लॉक एलिमेंट यहाँ नीचे बने होते हैं, याद है ये सबको, एप ब्लॉक एलिमेंट यहाँ नीचे बने होते हैं, से यस और नो गाइस, याद है। सर आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका यस सर। एटॉमिक नंबर तो बढ़ता था, एटॉमिक नंबर बढ़ता था, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता था, जिसकी वजह से साइज आपका छोटा हो जाता था। लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से साइज कम हो जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और लेंथेनाइड हमारी ये वाली है सर, ये वाली है लेंथेनाइड, ये वाली, दिस वन, दिस वन। तो यानी कि सर लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका क्या हो जाएगा, लेंथेनाइड्स का एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। तो विच इज करेक्ट आंसर, रेडियस डिक्रीजेस। दिस पॉइंट इज क्लियर, से यस और नो गाइस। कितने लोगों का इसका भी आंसर डी था, एवरीबॉडी, गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि सर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हाफ लाइफ पीरियड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर हाफ लाइफ कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। टेम्परेचर बढ़ाने से टी हाफ पर फर्क क्या पड़ेगा सर, मैं एक बात जानता हूं कि जो के है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो के बढ़ेगा, और अगर के बढ़ेगा तो टी हाफ क्या होगा, कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट बॉयज, प्लीज सभी लोग, एवरीबॉडी, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन, बोलिए, अरे बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए भाई, जल्दी बोलिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, ओहो बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया है। कह रहा है फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द लेड स्टोरेज बैटरी,
लेड स्टोरेज बैटरी के लिए फॉल्स स्टेटमेंट क्या होगा सर? सर कह रहा है प्राइमरी सेल, नो सर। लेड स्टोरेज बैटरी तो आपकी सेकेंडरी सेल यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने सॉल्व करते समय लिख लिया होगा, सेकेंडरी सेल है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया सर, ये तो पहला ही ऑप्शन ये तो गलत हो गया। इसमें कह रहा है कि सर कैथोड इज मेड अप ऑफ द लेड लेड फोर फोर ऑक्साइड, यस सर। लेड स्टोरेज में आपका कैथोड इसका ही बनता था, एनोड बनता था लेड का, और इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, तो विच इज करेक्ट ऑप्शन? विच इज करेक्ट ऑप्शन? सर प्राइमरी सेल इज अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द लेड स्टोरेज बैटरी। प्लीज, अब आपने याद रखना, ये आप टाइप देख रहे हो, टॉपिक देख रहे हो कि क्वेश्चन मैंने कहां से डाले हैं, ध्यान देना सर। आप ये मत सोचना क्वेश्चन ये आएगा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं ये टाइप देखो, टॉपिक देखो कि मैंने कहां से उठा के डाले हैं सर। तो वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकेंडरी सेल से क्वेश्चन डाल दिया, तो भैया सेकेंडरी सेल पूरा पढ़ लेना। जैसे मैंने यहाँ पर टेम्परेचर, हाफ लाइफ और के बीच में कुछ बात करी है, तो भैया इसको पूरा रिलेट कर लेना। गॉट इट? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस पेपर की अहमियत ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही पेपर आएगा, आई एम नॉट सेइंग, टाइप यही रहेगा सर। ठीक है, चलिए, और तीन चार क्वेश्चन तो सर थोड़ा सा चलेंगे। ओके, ये क्वेश्चन वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने अभी तक किसी बोर्ड में नहीं देखा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैंने आसान भाषा में लिख दिया है सिर्फ। कह रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए इनमें से सही क्या है, तो मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें सही हैं, ये आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। कि सर जो भी इसका ई ऑफ सेल आता था, वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो कि सर क्या होती हैं, आपकी मास यानी कि साइज, शेप और साइज पर डिपेंड करती हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 वहां एक बात लिखाई जाती थी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो कि आपकी साइज और शेप यानी कि क्वांटिटी और शेप पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि आपका डेंसिटी, ये डिपेंड नहीं करता। जैसे कि आपका बॉइलिंग पॉइंट, चाहे कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम, तो आपका फर्क पड़ेगा सर। तो यानी कि सर याद रखना, ई ऑफ सेल इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मास कितना आप सर चार्ज दे रहे हो, कितना केमिकल दे रहे हो, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा, ये तो मैटर करेगा। सेकंड कह रहा है सेल पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नहीं सर, सेल पोटेंशियल जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मैं आपसे खुद कह रहा हूँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं है। ट्रू स्टेटमेंट, सॉरी सॉरी मैं उल्टा बोल गया, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं उल्टा बोल गया। सेल पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सेल पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव नहीं है। एक्सटेंसिव नहीं है, तो इसने हमसे ट्रू पूछा है कि इनमें से ट्रू कौन सी है, तो एक्सटेंसिव नहीं होती। कौन सी होती है? इंटेंसिव होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि शेप यानी कि मास, क्वांटिटी, इन पर डिपेंड नहीं करती। सेल पोटेंशियल को क्या मतलब है सर? सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नो सर, एक्सटेंसिव रहती है ये भी। गिव्स फ्री इज अनडिफाइंड फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अनडिफाइंड का मतलब जिसको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। कौन कह रहा है सर? मैंने तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया होगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस ई एन, माइनस एन ई, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो वो तो डिफाइंड है। बोलो। तो सर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कि सर सेल पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? मैं आपको उस बुक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं यूट्यूब पर डालूंगा इस वीडियो को। तो याद रखिएगा सर कि ये एक बहुत अच्छी बुक, ठीक है, वहां मुझे ये क्वेश्चन दिखाई दिया था। और ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं सर किस में आया है, आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ था CUET, वहां ये क्वेश्चन दिया हुआ था, बोर्ड में नहीं आया ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सर ये क्वेश्चन इस टाइप के भर भर के आ रहे हैं जो मैंने 6 वाला दिया है, ऐसे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, आपको काफी बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। ये क्वेश्चंस कई बार आपके पेपर में देखने को मिल रहे हैं सर। ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है सबको? एवरीबडी प्लीज कंफर्म, एवरीबडी प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल? चलिए, ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं सर। कह रहा है 30 मिनट में, एवरीबडी प्लीज, कह रहा है 30 मिनट में आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड, यानी कि 30 मिनट के अंदर आपकी 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, 30 मिनट के अंदर। तो कह रहा है कैलकुलेट द, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टाइम इट टुक टू कंप्लीट द 87.5% रिएक्शन। ओके सर, बच्चा क्या करता है ऐसे क्वेश्चंस में? सर पहले देख लीजिए इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, 1 मार्क्स, तो इसको टाइम भी कितना देना है, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट सर।
अब बच्चा यहाँ क्या करता है, बच्चा करता है कि सर वो यहाँ ये फॉर्मूला लगाना चालू कर देता है कि सर 2.303। अधिकतर बच्चे यही करेंगे सर। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कुछ इसमें ट्रिक या हिंट है। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। तो बच्चा क्या करता है कि सर ये 100 हो गई, ये 50 हो गई, यहां से पहले के निकालेगा और फिर इस वाली में पुट कर देगा। 100% 87.5% वहां से माइनस कर देगा, पुट कर देगा। और मैं एक बात बता दूं कि सर वो कह रहा है 87.5 कंप्लीट हो गई है, तो बची कितनी होगी? 12.5 बची होगी। तो वो तो सर फाइनल कंसंट्रेशन होगी, चलो ठीक है, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन, ओके। लेकिन सर वैल्यू तो इस क्वेश्चन की 1 मार्क्स की है, तो मैं इतना टाइम क्यों दूंगा? तो सर पहले आप कंसेप्ट को देखो, पहले आप कंसेप्ट को देखो वो कह कैसे रहा है। आपसे कह रहा है कि सर 50% रिएक्शन 30 मिनट में हो जाती है, ठीक है? तो इसका हाफ लाइफ और, तो 25% रिएक्शन यानी कि सर आधी बचेगी ना। 50% कंप्लीट हो गई है तो बची कितनी होगी? 50। अब 50 का आधा 25 कितने मिनट में हो जाएगी? 60 मिनट में हो जाएगी, हाँ या ना? अब 25 का आधा कितने मिनट में हो जाएगी? 12.5 मिनट में। बोलो कितने मिनट में? फिर अगला 30 मिनट में। तो सर टोटल ये कितना हो गया? टोटल कितने परसेंट रिएक्शन हो गई? 87.5। तो कितने मिनट में होगी सर? 90 मिनट में। सर कितने लोगों को ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया? ऑनेस्टली बता दीजिए, मैं दोबारा इसको समझाऊंगा सर। कितने लोगों को नहीं आया? विपिन को नहीं आया, शुभांशी सिंह यस सर आई एग्री विद इट, वानी सिंह सर नहीं आया, कुशल सिंह नहीं आया, ओके। मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं। मैं हाफ लाइफ आपको दोबारा पढ़ाता हूँ, है ना? देखिए सर, आप पहले ये समझे कि मैंने वो के वाले तरीके से क्यों नहीं बताया इसको। के वाले तरीके से इसलिए नहीं बताया क्योंकि सर हमें टाइम बचाना है, ठीक है? तो कंसेप्ट ये कहता है, कंसेप्ट ये कहता है सर कि सर 1 मिनट का वैल्यू का क्वेश्चन है तो हम इतना ज्यादा टाइम क्यों देंगे सर इसमें? ठीक है सर, नहीं देंगे, बात तो आपकी सही है सर। देखो, हाफ लाइफ आपसे कहता था, हाफ लाइफ आपसे कहता था कि यदि कोई रिएक्शन की कंसंट्रेशन एक्स है, ठीक है, और ये टी हाफ में हो गई, तो 5 हाफ लाइफ के बाद इसकी कितनी कंसंट्रेशन बचेगी? 5 हाफ लाइफ के बाद। तो सर पहली वाली में तो एक्स है, दूसरी वाली में एक्स बाई टू हो जाएगी, तीसरी वाली में एक्स बाई टू का भी हाफ हो जाएगा, चौथी वाली में एक्स बाई फोर का भी हाफ हो जाएगा, और पांचवी वाली में एक्स बाई एट का भी हाफ हो जाएगा। तो फाइनल कंसंट्रेशन मेरी ये बचेगी। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? जस्ट हाफ, ठीक है? तो अब सर इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं कि ये चल क्या रहा है सर। आपसे इसने कहा, आपसे इसने कहा कि सर, आपसे इसने कहा कि 50% रिएक्शन जो है, 50% का मतलब क्या हो गया? टी हाफ ही तो हो गया। अरे बोलो यार, टी हाफ के लिए चलता है ये कंसेप्ट। 30 मिनट में खत्म हो जाती है। तो कह रहा है 87% कितनी देर में खत्म होगी? तो सर 50% खत्म हो गई। अब इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, यानी कि कितना? 25% रिएक्शन कितने में हो जाएगी? वही 30 कर देंगे सर। तो टोटल कितने मिनट में हो गई? तो यानी कि सर इस समय पर 75% रिएक्शन 60 मिनट में खत्म हो रही है, इसका मतलब ये है। 25 का भी आधा कितना होता है? 12.5%। तो ये कितने मिनट में हो रही होगी? 90 मिनट में। तो सर टोटल कितने परसेंट रिएक्शन हो गई? 87.5%। वो कितने मिनट में खर्च हो रही है? 90 मिनट। इसलिए मैंने ये डायरेक्ट कर दिया सर। और ये कंसेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आपको रिएक्शन में T/4 दे रखा है तो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन 4 है, 3 खत्म हो गया है, तो बची आपकी 1 है। इनको पढ़ना सीखो भाई, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे, अदरवाइज तो दिक्कत हो जानी है। चलिए सर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जल्दी बढ़ेंगे, जल्दी बढ़ेंगे। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ रिएक्शन व्हेन एसिटामाइड इज कन्वर्टेड इनटू द मिथाइलअमीन। अरे सर, अरे सर, अमाइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है अमीन में। अब कह रहा है एसिटामाइड, एसिटामाइड होता है हमारा सर ये, दैट इज CH3CONS2, कन्वर्ट हो रहा है मिथाइलअमीन में, तो दैट इज CH3CNO CH3NS2। सर यहाँ कितने कार्बन है? 2। यहाँ कितने कार्बन है? 1। इसका मतलब एक कार्बन कम हुआ है, यानी कि डिग्रेडेशन हुआ है। और अमाइड से NH2 तो नॉर्मल रिडक्शन भी हो जाता है, लेकिन अगर एक कार्बन कम हो रहा है तो उस रिएक्शन का नाम क्या था? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बोलो यार। तो सर हॉफमैन आपके पेपर में आ रहा है, देख लीजिए सर। ठीक है, चलिए 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 चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन सर। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है हमसे सर?
नॉट करेक्ट अबाउट द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नॉट करेक्ट अबाउट द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, करेक्ट क्या नहीं है? नॉट करेक्ट अबाउट द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन, CFT एंड कुछ गड़बड़ है इसमें, है ना? ओके ओके ओके, कुछ इसमें कुछ स्टेटमेंट वगैरह रह गई है, चलो इसको ड्रॉप करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, कह रहा है एल्कोहल बनाने के लिए इनमें से कौन सी प्रोसेस नहीं यूज होती? सर जी, पहला है एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एल्कीन के केस में तो अगर पानी दे देते हैं आप H2SO4 की प्रेजेंस में तो एल्कोहल ही बनता है, उसके पास OH चला जाता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, कौन सा रूल होता है? एम के रूल, मार्कोनिकॉव रूल, यानी कि इस वाली से तो बनेगा। फ्री रेडिकल हेलोजनेशन ऑफ एल्कोहल, नो सर। एल्केन का फ्री रेडिकल हेलोजनेशन करवाएंगे तो सर हेलो एल्केन बनेंगे ना कि एल्कोहल बनेंगे। तो कह रहा है डज नॉट इन्वॉल्व, डज नॉट इन्वॉल्व, तो सर कौन सा ऑप्शन हो गया? लेकिन बाकी के भी पढ़ लीजिए। एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर, यस सर, ये मैंने आपको सीढ़ियां पढ़ाई होंगी। एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बन जाता है, यानी कि इस मेथड से भी बन सकता है। हाइड्रोबोरेशन, भैया ये टॉपिक को प्लीज आप लोग पढ़ के जाएं। हाइड्रोबोरेशन आपको याद होगा, मैंने B2S6 करके करवाया होगा और वहां पर एंड प्रोडक्ट आपका एल्कोहल बनता होगा, और साथ में मैंने एसीटोन भी लिखाया होगा, ऑल्सो प्रिपेयर एसीटोन, बोलो यार। तो इनमें पूछा है कि सर विच रिएक्शन इज नॉट, सर बोरिक एसिड बनता है। बोरिक एसिड होता है वो। क्या बेटा? बोरिक एसिड बनता है ना कि एसीटोन। किसमें? अच्छा सॉरी सॉरी, एल्कोहल, एल्कोहल बनेगा, हाइड्रोबोरेट माफ कीजिएगा, एसीटोन नहीं बनेगा इसमें, इसमें नहीं बनेगा, वो एसीटोन क्यूमिन में क्यूमिन में बनता बनता है, था। माफ कीजिएगा, ये इट्स माय बैड। ठीक है, वो क्यूमिन में बनेगा, बिल्कुल सही कहा प्रतीक, इसमें सिर्फ और सिर्फ बोरिक एसिड बनेगा, सॉरी सॉरी। तो लेकिन इस हाइड्रोबोरेशन से आपका अल्कोहल बन के आता था, याद है सबको? हाइड्रोबोरेशन वाले मेथड से आपका अल्कोहल बन के आता था, तो हमसे ये पूछ रहा था इनमें से किससे अल्कोहल नहीं बन सकता। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? फ्री रेडिकल हेलोजनेशन ऑफ एल्केन। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि सर इसमें हमें केमिस्ट्री के पेपर में सर थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े, बड़ा पेपर है सर, 9 क्वेश्चन है अभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्यारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग react with the primary amine can be separated from the secondary and tertiary amine? सर दिमाग ही नहीं लगाना, अगर हमें प्राइमरी अमीन को सेपरेट करना है सेकेंडरी और टर्शरी से, एक ही टेस्ट है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, एक ही टेस्ट मैंने आपको कराया है। और कार्बाइल अमीन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस किसके साथ होता था? क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH, बात ही खत्म हो गई सर। याद है ये बात सबको? सर कौन मुझे बताएगा इसमें जो कंपाउंड बनता था वो कौन सा बनता था? कौन बताएगा? जो कंपाउंड बन के आता था वो आइसोसाइनाइड सर आइसोसाइनाइड, वेरी गुड। और उसमें एक कैसी आइसोसाइनाइड स्मेल आती थी? फाउलिंग स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल आती थी, याद है एवरीबॉडी? तो यस दिस सर इज यस ऑब्जर्वेशन, दिस सर इज, ओ वेरी गुड वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन रिगार्डिंग द फॉर्मल्डिहाइड? सर फॉर्मल्डिहाइड के लिए इनमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है? चलो सर पहले हम अपने मन में फॉर्मल्डिहाइड के क्या क्या कर लेते हैं। सॉल्यूशन में मैंने आपको एक तो फॉर्मलिन बताया था, प्रिजर्वेशन ऑफ डेड स्पीशीज, याद है? दूसरा मैंने आपको बताया था शादी वगैरह में जो प्लेट वगैरह बनती हैं वो भी इसकी बनती थी, याद है ये सबको? बोलो। टॉलेंट टेस्ट में हमने इसकी मिरर को, नॉर्मल क्लास को मिरर बनने के तरीका आपको बताया था, ठीक है? तो पहला क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज, यस इट इज अ एप्लीकेशन, हमसे नॉट पूछा है। सर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि मैंने MCQ में नॉट वर्ड लगा के क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है? हम लोग कहीं गलती से ऐसा कर जाते हैं फ्लो फ्लो में कि जो स्टेटमेंट सही होता है उसको टिक करके आ जाते हैं, जबकि क्वेश्चन को ध्यान से देखें, उसने पूछा इनमें से कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला हमारा MCQ सही है, ये गलती मत कर देना सर। तो सर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को बचाने के लिए फॉर्मलिन, याद है आपको? प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, यस सर, बिल्कुल सर। यहाँ एल्डिहाइड होते हैं और ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, तो इनसे हम इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ओके, प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड एल्डिहाइड से नहीं बनते सर, एल्डिहाइड से नहीं, अल्कोहल से बनते थे सर। आगे और बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्वरिंग ऑफ मिरर, टॉलेंस टेस्ट, याद है ये बात सबको? अरे एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देता था। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकेलाइट, यस सर, सॉल्यूशन में मैंने आपको लिखाया होगा। तो सर विच ऑप्शन इज करेक्ट? प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। आप याद रखना फॉर्मल्डिहाइड से,
Formaldehyde is HCHO. We cannot prepare CH3COOH by using formaldehyde. ठीक है, तो formaldehyde से हम क्या नहीं बना सकते बेटा? एसिटिक एसिड नहीं बना सकते. गॉट इट? आगे बढ़े. तो बोलो यार. आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े. चलिए सर, बढ़ते रहिए. सर, आगे बढ़ने का एक और इंसान होता है जो कहता है आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए. कौन है सर? बस का कंडक्टर है, कहता है आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रेट लॉ. आपसे कह रहा है आपको एक रिएक्शन दी हुई है और उसका रेट दिया हुआ है. रेट दिया है सर, रेट इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी. कह रहा है आपसे बी की कंसंट्रेशन डबल कर दी है. बी की कंसंट्रेशन डबल हो गई है, तो मैंने इस रेट को डैश मान लिया. के ए को कांस्टेंट रखा है और बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी. अरे सर, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती सर. रेट कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. हमने फालतू में इतना लिख दिया सर. तो कंसंट्रेशन चेंज करो ना करो, हमारा के की वैल्यू चेंज इफेक्ट नहीं करती सर, चेंज नहीं होती. के इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. ध्यान देने वाली बात है सर. आगे बढ़ेंगे सर. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे विजुअली चैलेंज लर्नर. ठीक है सर, इसको भी हम कर ही लेते हैं. कह रहा है नॉट करेक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. मैं तो बस आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने ऑप्शन नहीं पढ़े. ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है. तो कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल नंबर. यस सर, हो सकता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. यस सर. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. नो. जो पावर आती थी आपकी ए और बी, वो याद रखना हो भी सकती है. मैंने कॉपी में लिखा है मे बी और मे नॉट बी. ध्यान है आपको ये वाली लाइन? सबको ध्यान है केमिकल काइनेटिक्स के, मैंने ये लाइन लिखाई हुई है. हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. और इसमें क्वेश्चन कह रहा है इज ऑलवेज. भैया नको, नको भैया. तो जो स्टेटमेंट हमारा भैया का है, अरे गलत है बबुआ. नेक्स्ट कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर इन द. यस सर. रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी आपको पावर दे रखी होंगी उन्हीं का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है. रेट लॉ एक्सप्रेशन ध्यान से देख लो, लॉ ऑफ मास एक्शन का नहीं है ये. अरे आगे बढ़ेंगे सर हम, आगे बढ़ेंगे सर. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 नंबर वैसे भी हमारे देश का ये बैड नंबर नहीं है. ये ब्रिटिशर्स के लिए 13 नंबर बैड हुआ करता था. वहां की हम लोगों ने संस्कृति अपना ली, वो हम पे राज करके चले गए थे ना, तो हम लोग सोचते हैं 13 नंबर. हमारे देश में अगर पुराने टाइम पर जाएंगे ना, तो हमारे देश में 13 नंबर कोई बैड नंबर नहीं हुआ करता था. ऐसी कोई अंधविश्वास था ही नहीं हमारे देश के अंदर. ये तो ब्रिटिशर्स के अंदर था, ये 13 नंबर उनके लिए बैड है. और सेम उन्होंने कहाँ पर भी, यूएसए के अंदर भी ये 13 नंबर को बैड कह दिया सर. ठीक है, हमारे देश में ऐसा कोई चलन नहीं था, वो तो ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हमारे अंदर ये वहम भर दिया सर. चलिए आगे बढ़ते हैं सर. विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल ऑफ द मैग्नीशियम एटम. कह रहा है मैग्नीशियम एटम के अगर देखा जाए तो इनका जो कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल में किस कौन सा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट होता है. तो आप लोग एक चीज, ये तो 9th 10th का क्वेश्चन है बेसिकली, पर अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए मैंने इसको डाला. क्योंकि आप लोग जानते हैं क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट्स. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टिक कर दीजिए आप लोग, क्लोरोफिल. अरे तो आपने पढ़ा होगा, 10th में भी रहा होगा या 9th में भी रहा होगा, आप लोगों ने सुना होगा ये तो. ठीक है, आगे बढ़ेंगे सर. 14th क्वेश्चन. सर आप तो कहते हैं 15 मिनट में पेपर पूरा सॉल्व हो जाता है, तो बेटा मैं एक्सप्लेन भी तो कर रहा हूँ. सॉल्व तो मैंने ही 2-3 मिनट में कर दिया था पूरा पेपर. ठीक है, आगे बढ़ेंगे सर. 14th कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन क्या लिखा है ये? कुछ कट गया है यहाँ पर. छोड़ो, हमें तो इससे मतलब है. एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4. KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एल्कोहल का अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ मैंने शायद बेंजोल या कुछ ऐसा, बेंजीन अल्कोहल कुछ ऐसा लिखा होगा, जो भी हो. तो कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड. तो आप सर, कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक ही है, तो इसी में टिक कर दीजिए सर आप. तो सर CO2H2O कब बनता है? जब कंप्लीट कंबशन हो जाता है, कंप्लीट कंबशन, एंड प्रोडक्ट. आग लग गई सर, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई. ठीक है. कौन सी वाली आग लगी है सर? अनुमलिक वाली. आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, वही वाली सर. आगे बढ़ेंगे सर. इस समय आप लोग कोई मूवी वूवी तो नहीं देख रहे हैं सर? गम बैठ गया हो, कोई एनीमे वेनीमे देखने बैठ गए हो? देखना है तो टॉम एंड जेरी वगैरह ये सारी चीजें देख लो, ये ज्यादा अच्छी है सर. ठीक है. और दिक्कत है तो मुझे फोन कर लो, मैं वैसे भी इस समय फ्री बैठा हूँ. इतना फ्री हूँ कि सर देखो ना, मैं बीएड बनवा पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ. इतना फ्री हूँ मैं इस समय पर.
असर्शन रीजन। सर देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपका रहेगा दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन उसका। दूसरा ऑप्शन रहेगा दोनों करेक्ट है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा ऑप्शन रहेगा असर्शन करेक्ट है रीजन फॉल्स है। ऑप्शन डी रहेगा असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है। क्वेश्चन देख लीजिए 15वां। कह रहा है एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर टू द ब्यूटवनीन इन एसिडिक मीडियम यील्ड्स द ब्यूटेन टू ऑल। सर बना के दिखा देता हूं। कह रहा है ये रिएक्शन हो रही है पानी से, एसिडिक। तो आपको पता है मैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को तोड़ सकता हूँ। तो नेगेटिव वाला पार्ट उस पर जाकर लगेगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, यानी कि इस पर लग जाएगा। तो हमारा ब्यूटेन टू ऑल बनेगा, यानी कि ठीक है सर, असर्शन क्या है, सही है। रीजन क्या दे रखा है, एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकैटाइन। नो सर, ये तो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन के लिए होता था सर। और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी प्राइमरी कार्बोकैटाइन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है? ओके, एक मिनट। हाँ, नहीं नहीं, रीजन तो सही है। रीजन तो सही है बेटा। एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन, हाँ सही है, प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। यानी कि रीजन अपने आप में सही है। लेकिन यहाँ जो अल्कोहल बन के आ रहा है एम के रूल के हिसाब से वो तो सेकेंडरी बन के आ रहा है। यानी कि असर्शन अपने आप में सही है, रीजन अपने आप में सही है, लेकिन रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसका? असर्शन का। क्योंकि वो तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल की बात करता। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? बेटा इसमें भी ऑप्शन हो जाएगा बी, बी ऑप्शन सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके एमसीक्यू टोटल 16 ही रहेंगे, वो विजुअली चैलेंज्ड वाले उसमें मैंने ऐड कर दिए, इसलिए मैंने 18 कर दिए हैं वो, ठीक है। चलिए, कह रहा है विटामिन डी कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी। विटामिन डी को क्या हम स्टोर कर सकते हैं? बोलो बोलो बोलो। यस सर, कर सकते हैं। रीजन कह रहा है विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। यस सर। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 17 क्या कह रहा है, ट्रांजिशन मेटल्स आर द गुड कैटलिस्ट। हाँ सर, बिल्कुल होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स आर द गुड कैटलिस्ट बिकॉज दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट विल रिएक्ट वेरी इजीली एंड इट विल गिव्स सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। और इनके जो सरफेस एरिया होता है वो भी अलग अलग होता है, मतलब बड़ा होता है सर। रीजन कह रहा है V2O5 और प्लेटिनम इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके सर, ये रिएक्शन आपको नहीं पता होगी, मैं आपको बता दूं। जो V2O5 और प्लेटिनम है ये आपके कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अब ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होती है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज अ मेटलर्जिकल प्रोसेस। एक ये मेटलर्जिकल प्रोसेस होती है। चैप्टर हुआ करता था आपके अंदर पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि मेटलर्जी करके आपके सिलेबस में चैप्टर हुआ करता था, वो डिलीटेड है। तो ये बात बिल्कुल सही है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये यूज किए जाते थे। यानी कि रीजन अपने आप में सही है। ये ऐसा नहीं आएगा आपके पेपर में क्वेश्चन, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे को आता था तो मैंने लिख दिया। ट्रांजिशन मेटल आपके अच्छे कैटालिस्ट हैं, यानी कि असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 18th क्या कह रहा है सर? एसिटेनिलाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन। सर, एसिटेनिलाइड क्या लेस बेसिक है एनिलीन से? चेक कर लेते हैं। व्हाट इज एसिटेनिलाइड? दिस इज एसिटेनिलाइड। एनिलीन का जब आप एसिटिलेशन करा देते हैं तो ये बन के आता है। आपको पता है जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेजोनेंस में ये छीन लेता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? लेस बेसिक हो जाएगा। और एनिलीन के केस में क्या होता है? यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बरकरार रहती है, तो यह लेस बेसिक तो है, लेस बेसिक तो है। रीजन क्या कह रहा है? एसिटिलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन। सही है सर, असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर ए इज द करेक्ट वन। बोलो सर, एमसीक्यू हो गए हमारे सर, एमसीक्यू हो गए। अब हमें 45 मिनट के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने एक एक करके समझाया है। अब जो पेपर सॉल्व करवाऊंगा उसमें मैं सिर्फ टॉपिक बताऊंगा आपको, वो कहाँ से रिलेट करने हैं सर। सेक्शन बी। सेक्शन बी में अब आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ मैंने 7 लिखे हैं, आपके पास 5 होंगे। मैंने कहा था ना थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल के पढ़ाऊंगा मैं आपको। कह रहा है एक रिएक्शन हो रही है सर, एक रिएक्शन हो रही है, दिस ठीक है। उसकी मैकेनिज्म दे रखी है, एक स्लो स्टेप है और एक फास्ट स्टेप है, ठीक है सर। पहला क्वेश्चन है राइट द रेट लो एक्सप्रेशन। आप जानते हैं कि जो स्लो वाला होगा उसी को देखकर हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो रेट क्या हो जाएगा? रेट इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव। तो जो भी रिएक्टेंट होगा इन्हीं को देख के लिख लेंगे, क्योंकि स्लो स्टेप वाले में आपका लॉ ऑफ मास एक्शन लग जाता है। सेकंड में क्या कह रहा है? राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो 1 + 1 = 2 आ गया सर। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि सर आउट ऑफ स्टेप 1 एंड 2 विच वन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? तो सर स्लोएस्ट स्टेप। हो गया क्वेश्चन। चलो सर आगे बढ़ेंगे सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। डिफरेंशिएट कर दो सर।
ध्यान दीजिए, अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज ये पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं प्रोटीन के अंदर से। 3 लिंकेज मैंने कराई थी, ग्लाइकोसिडिक पॉलीपेप्टाइड लिंकेज और फॉस्फोडिस्टर लिंकेज, इनमें से कोई एक आपके पेपर में आएगी 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 आएगी। कह रहा है अमाइलोज पेक्टिन एंड अमाइलोपेक्टिन, आपको याद है प्रोटीन के अंदर मैंने आपको ये पढ़ाए होंगे, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, स्टार्च के अंदर मैंने आपको ये पढ़ाए होंगे, दो प्रकार के होते हैं। जो अमाइलोज होती है वो लीनियर चेन होती है हमारी, और अमाइलोपेक्टिन आपकी क्या होती है, ब्रांच्ड होती है। अमाइलोज आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, अमाइलोपेक्टिन आपके वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। पढ़ लेना प्लीज ध्यान से सभी लोग। नेक्स्ट कह रहा है फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होती है कि एक दूसरे के ऊपर सर चेन चलती चली जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन की। और ग्लोबुलर में क्या होता है, कॉइल अराउंड एक्सेस होती है सर, इस तरीके से चक 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 करके। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, पढ़ के जाना है, इसका मतलब ये है, हमें इस टॉपिक्स को पढ़ के जाना है। ठीक है भाई, बोलो आगे बढ़े। सुधांश समझ में आ रहा है बेटा? सिल्की सिंह, यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ केमिकल रिएक्शन टू शो दैट द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द डी ग्लूकोज कंटेनिंग द फॉलोइंग। कह रहा है हमें केमिकल रिएक्शन लिख के दो जिससे वो प्रमाणित करे कि वो ग्लूकोज का जो होता है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। तो कह रहा है स्ट्रेट चेन। सर जी स्ट्रेट चेन का हम किससे कराते हैं, एच आई से कराते हैं। 6 कार्बन हेक्सेन बन के आता था, एविडेंस है ये, जो मैंने आपको 6 से 7 एविडेंस कराए होंगे ये वो हैं, पढ़ के जाना, सर पेपर में पक्का आ रहे हैं 2026, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। नेक्स्ट कह रहा है एल्डिहाइड एज अ कार्बोनिल ग्रुप। कह रहा है कि एल्डिहाइड तो प्रेजेंट है ठीक है, लेकिन वो एज अ कार्बो सॉरी कार्बोनिल जो ग्रुप है वो वहां पर एज अ एल्डिहाइड, मैंने उल्टा लिख दिया है। कार्बोनिल ग्रुप एज अ एल्डिहाइड होना चाहिए, थोड़ा सा वो हो गया है, ये क्या कहते हैं, स्लिप ऑफ हैंड हो गया है सर। ठीक है, तो इसको शायद आप लोग ब्रोमीन से करवा दीजिए, ब्रोमीन से करवाया होगा मैंने ये, एक बार आप देख लेना, मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, शायद ये ब्रोमीन से ही है जहां तक मुझे आइडिया है। प्रतीक किससे है ये, ब्रोमीन से ही है ना? जी सर, ब्रोमीन से ग्लूकोनिक ब्रोमीन, एसिड बनता था ना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 21 का पहला सर, कह रहा है आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक क्लोराइड, विच वन गेट इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय द एक्वस NaOH। ओके, अरे सर लो लो, एक तो क्लोरोबेंजीन हो गई, एक बेंजाइल क्लोराइड हो गई। कह रहा है आसानी से एक्वस के NaOH, एक्वस आ गया, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर एल्कोहलिक होता तो एलिमिनेशन होता, ध्यान है ना। एक्वस आ गया तो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो कह रहा है इन दोनों में से कौन तेजी से दे देगा। देखो सर, यहाँ पर तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, तो क्लीवेज डिफिकल्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो सर आसानी से कौन दे देगा, आपका बेंजाइलिक क्लोराइड आसानी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। तो लिख दीजिए कि सर क्लोरोबेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं सी एक्स के बॉन्ड CCl के बीच में, जिसकी वजह से उसकी क्लीवेज जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी, और अटैक ऑफ OH यानी कि न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, टाइम लेगा। चलिए सर, चलिए चलिए, कह रहा है प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन टू ब्रोमोपेंटेन रिएक्ट विद अल्कोहलिक QH। सर जी कहाँ कराऊं कहाँ कराऊं कहाँ कराऊं, कहाँ करा दूं, अरे कहाँ गए, ये रहा यहाँ करा देता हूँ, यहाँ करा देता हूँ, ठीक है। कह रहा है टू ब्रोमोपेंटेन, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कह रहा है इसकी रिएक्शन हमने अल्कोहलिक QH के साथ करवा दी। अल्कोहलिक QH विल गिव यू द व्हाट, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका सेट रूल आएगा, ये वाला अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा। तो एक बार आप यहां से H निकालोगे, एक अल्फा यहां से निकालोगे, एक बार यहां से H निकालोगे, तो याद रखना वो वाली एल्कीन मेजर होगी जिसके सर ज्यादा से ज्यादा साइड चेन होंगे, ये वाली सर। तो आप प्लीज सेट रूल को पढ़ के जाइएगा सर। क्लियर है मेरी बात, बोलो। अरे आंसर बताऊं क्या, या फिर कंसेप्ट समझ रहे हैं आप लोग? आंसर बताना तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बोलो। अरे सबको समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट आपसे कह रहा है गिव द फॉर्मूला, गिव द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, गिव द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला दे रखा है इसने पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिडो जिंकेट। ओ सर अब कैसे होगा, ये तो मेरे पास आएगा भी नहीं। सर देखते हैं कैसे क्या होगा ये। कह रहा है पोटेशियम है एक तो, ठीक है, जिंकेट है, ठीक है, 4 OH है, ठीक है सर। जिंक का कितना दे रखा है, +2, OH का -1 होता है, तो टोटल कितना आ रहा है, -2। इसको बैलेंस करने के लिए +2 होना चाहिए, तो भैया K2 हो। ठीक है भाई, सबका हो गया पहला।
और बोलो हो गया सर। नेक्स्ट कह रहा है हेक्सामीन प्लेटिनम फोर्स क्लोराइड। हेक्सामीन प्लेटिनम कह रहा है, तो हेक्सामीन हो गया, ये हो गया कह रहा है क्लोराइड। तो सर ये कह रहा है तीन, सॉरी फोर है, फोर। फोर इसका जीरो होता है तो प्लस फोर आ रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए माइनस फोर चाहिए होगा। क्लोरीन माइनस वन देता है, तो टोटल कितने चाहिए होंगे, फिर फोर चाहिए होंगे। आंसर हो गया सर, ये वाला खत्म हो गया सर। सर यहाँ तक भी अगर आपका पेपर ऐसे ही आ गया ना बहुत इजी सर, तो आप लोग पूरे 70 में से 70 ले जाओगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग हो गया होगा इस समय तक आपका ये, तो आप दिमाग लगा ही लोगे सर। लेकिन अगर 22 में 25 में क्वेश्चन तक अगर एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत कर गया, तो टेंशन मत लीजिए, छोड़ देना उसको सर। ठीक है, टेंशन थोड़ी ना लेना है। 70 की जगह हम 69 ले आएंगे, 69 की जगह 68 ले आएंगे। अगर आप 65 ले आए बहुत अच्छे बच्चे हो। अगर आप 65 भी ले आए ना, आपका टीचर तीन, आपकी कॉपी 3 बार चेक होगी, ध्यान रखना सर। और आप पैसा खर्च कर रहे हो सर, सब कुछ कर रहे हो, तो टीचरों को भी परेशान करिए सर। सारे बच्चे 65 से ऊपर तो लेके आइए, 3 3 बार कॉपी चेक करवाइए सर। ठीक है, एच ई ए एच ई और आपका जो एवेल्यूएटर, तीनों को परेशान करिए सर, कॉपी चेक करवाइए। चलिए क्या कह रहा है आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 23, एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट ई नॉट ऑफ द गिवन redox रिएक्शन दैट इज 2.71। ओके सर, 2.7 इज गिवन टू यू। और एक ही रिएक्शन दे रखी है, आपसे कह रहा है ई ऑफ सेल निकालना है। तो साफ साफ बात है कि कौन सी इक्वेशन लगने वाली है सर, नर्स्ट इक्वेशन। ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू क्या होती थी, ई नॉट ऑफ सेल माइनस, मैं तो भूल भी गया क्या होता था ये, 0.059 अपॉन एन, अच्छा। यस सर। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बहुत टाइम से मैंने केमिस्ट्री नहीं खोली है, आप बिलीव नहीं मानेंगे, बहुत टाइम से नहीं खोली है। ठीक है, तकरीबन मुझे 10 से 20 दिन होने पे आ गए, मैंने 12th क्लास की केमिस्ट्री नहीं खोली अभी तक। चलिए, तो अब बात है कि सर ई नोट ऑफ तो दे रखा है आपको, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट याद रखना, आयंस वाले ये वाले। हमें तो इस क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी है, लेकिन याद रखना अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का होता, तो आपको वो रिएक्शन नहीं देता, आपको वो रिप्रेजेंटेशन देता। रिप्रेजेंटेशन से आपको वो पूरी सेल रिएक्शन बनानी पड़ती। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ तो आपको सेल की रिएक्शन दे दी है, वहां आपको हो सकता है हाफ रिएक्शंस दें, उससे आप सेल रिएक्शन बनाओ। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट में तो आपका ये वाला आ जाएगा Mg2 पॉजिटिव, उसकी कंसंट्रेशन ये दे रखी है। और रिएक्टेंट में आ जाएगा आपका Cu2 पॉजिटिव, उसकी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन दे रखी है। एन आपका हो जाएगा यहाँ पर 2। ये आपको गिवन है, सॉल्व कर लेना सर, ई ऑफ सेल आ जाएगा। मतलब यू हैव टू यूज नर्स्ट इक्वेशन इन दिस क्वेश्चन। गॉट इट? बोलो 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 बोलो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं सर, देखिए सर, ये एक लालच होता है कि सर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेरे से एक, मैं उस बच्चे का नाम नहीं लूंगा, आप ही की क्लास में से एक बच्चा है, होशियार बच्चा है, अच्छा बच्चा है, शांत बच्चा है, थोड़ी सी मस्ती भी करता है। तो वो मेरे से पूछ रहा है कि सर इम्पोर्टेंट क्या है सर, कहाँ से मतलब ये आ जाएगा, मैं इससे ये पढ़ लूँ, मैं ये पढ़ लूँ। याद रखिए, अगर आप लोग 70 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है सर, पूरी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, हमें सब पढ़ के जाने पड़ेंगे, तभी आपके 70 आएंगे। ठीक है, तो ये अब ये लालच है सर, जो गूगल पर जो आपके जो सारे टीचर्स सर 4 घंटे की क्लास में हमने पूरा पेपर डाल दिया, ये डाल दिया। याद रखना, वो 4 घंटे की क्लास में कभी बच्चा टॉप नहीं कर सकता, वो पूरे साल पढ़ा होगा तभी वो कर पाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह दूंगा, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग है। और मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए पेपर ये आसान लग रहा है। अगर यही पेपर मैं आपको दे देता, आप नहीं कर पाते इसको, ये भी आपको टफ लगता है, ये तो मैं समझा कर चल रहा हूँ, तो आपको लग रहा है कि अरे ये तो बहुत आसान करा रहे हैं सर। ऐसा है सर, जब ये पेपर आपके वहां पर आएगा, हालत खराब हो जाती है सर। पेपर खुलता है ना, जब वो आपका आधा घंटा आपका जो एग्जामिनर इन्विजिलेटर होता है, वो आपका खराब कर देता है, वो इधर उधर ये सारी चीजें, तो आपके लिए यही पेपर टफ हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सर, कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है कि यही आएंगे, मैं नहीं कह रहा सर। आई एम हेयर जस्ट फॉर जस्ट फॉर गाइडिंग यू, आई एम हेयर फॉर जस्ट फॉर चेयरिंग यू, कि भैया आपने जो पढ़ाई करी बहुत अच्छी करी है, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, खुश करने के लिए आया हूँ, क्योंकि काफी बच्चे तो मेरी शक्ल नहीं देखते तो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डीपी भी मेरी चेहरा लगा लेते हैं, कई तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं मेरे, डीपी भी बना लेंगे सर, सुबह उठते ही सर मैसेज आ जाएगा।
तो क्या करें सर, बच्चों का प्रेम है, अपना अपना बच्चों का प्रेम है, तो उनको कहीं और की जरूरत नहीं है। उन्हें तो आशीष सर का चेहरा देख लिया सर, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा डल हो गए ना आशीष सर, क्या करें सर, थोड़ा सा डल हो गए हैं, कलर वलर बाल बाल वाल सब बढ़ गए हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे सर। 24। 100 ले आइए सर, 70 में से 70 ले आइए सर, मजा आ जाएगा इस बार। ठीक है, चलिए सर, 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि सर एक रिएक्शन दे रखी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दे रखा है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 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 मतलब प्लस, ठीक है, चाहे आप डेल लगाना चाहें डेल लगा लीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी इज गिवन टू यू, दैट इज 2.8 इंटू 10⁻³ ये आपको दिया हुआ है। जब भी ऐसे वाले क्वेश्चंस आए, हमेशा याद रखना पूरा रेट ऑफ रिएक्शन लिख देना, पूरा, जैसे मैंने आपको लिखना सिखाया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, इस तरीके से, माइनस ये वाला, -1/2 डेल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू, ये वाला पूरा लिख लेना सर। अब आपको कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, ठीक है। तो इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को इक्वल कर देना। रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा? ये होगा सर। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपकी कॉपी में स्टार्टिंग में ही करवाए हैं। तो ये 2 इधर चला जाएगा, इसको सॉल्व कर देना, हो जाएगा ये क्वेश्चन सर। यस और नो, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं भैया आपके पेपर में, क्योंकि ना तो आईएससी में आया ना आपके यूपी बोर्ड में आया ऐसे। हाँ, यूपी बोर्ड में भी नहीं आया सर, तो सीबीएसई इसको जरूर डाल रहा होगा सर अपने पेपर में। ठीक है भाई, कन्वर्जन पक्का आएंगे, मैंने आपसे पहले कह दिया है। एनसीईआरटी के कन्वर्जन कर लीजिए, पेपर आपका हो जाएगा। एनसीईआरटी ऑर्गेनिक क्वेश्चंस कर लीजिए, पेपर आपका हो जाएगा। और सर जिनको बिल्कुल नहीं कुछ समझ में आ रहा, वो आशीष सर के नोट्स कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 70 आएंगे, 60 नंबर ले आएंगे सर, वो नोट्स कर लीजिए सर। लेकिन जो मैंने जो ड्राइव लिंक पर नोट्स हैं, मैंने उनको सारे एक एक पेजेस को मैंने पढ़ा, तो उसमें कुछ चीजें हैं वो थोड़ी सी गलत हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ वर्ड उसमें गलत हैं, जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं, SN1 और SN2 रिएक्शंस के लिए वहां पर थोड़ा सा कुछ गलत लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। SN1 में या कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो उसमें प्लीज इसको एक बार देख लीजिएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम उसको देखेंगे, वहां प्लीज देख लेना, क्योंकि जिस बच्चे ने नोट्स बनाया उसने थोड़ा सेंटेंस में गलत लिख दिया है। तो कहीं भी ऐसा है तो आप, डाउट रहता है तो प्लीज डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इथेनॉल से प्रोपेनॉन बनाना है। तो ठीक है सर, इसमें सोचना पड़ता है। इथेनॉल से प्रोपेनॉन, इथेनॉल से प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन होता है आपका CH3CO CH3। तो सर ठीक है, हो जाएगा। इथेनॉल से आप पहले बना लीजिए सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनेगा सर? ग्रिग्नार्ड से बन जाएगा। आपकी कॉपी का ही क्वेश्चन है यार ये तो आपको मैंने बताया था इसको लिखने का तरीका क्या होता है ऐसे। तो इससे सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देना CrO3 की प्रेजेंस में या फिर PCC की प्रेजेंस में, तो आपका ये बन जाएगा सर। हो जाएगा या करके बताऊं? हो जाएगा या करके बताऊं भाई? हो जाएगा, बोलिए। मैं चाह रहा जरा स्कोर देख लूं कितना हो गया इंडिया का। ओ ग्रेट, 16 ओवर में 201 रन, हाईलाइट में मजा आएगा, खाना खाते हुए देखेंगे। चलिए, सेकंड कह रहा है टोलुइन से बेंजोइक एसिड। सर कुक 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 होता है, क्या करूं हाय, कुक 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 होता है। कराई थी ये रिएक्शन मैंने KMnO4 की प्रेजेंस में, तो कुक बनेगा। फिर इस कुक को क्या कर दो, एसिड दे दो, तो आपका COOH बन जाएगा। बोलो, जल्दी से बोलिए। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और वहां से पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है रेजोनेंस की वजह से। कॉपी का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिखाया हुआ है। कह रहा है pKa वैल्यू ऑफ 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड होता है बेटा ये, बेटा क्लास चल रही है, क्लास चल रही है अभी, है ना। अभी क्लास ले रहा हूँ, है ना। थोड़े टाइम में बुलाऊंगा आपको। आप पढ़ रहे हो? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ अभी, है ना। मैं अभी थोड़े टाइम में आ जाऊंगा, बुला लूंगा मैं आपको, है ना। चलिए। हाँ चाची पास जाऊँ? हाँ जाओ। आप चाची चेक कर लो। ठीक है, आपको पता है कि NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देता है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती थी तो बेसिसिटी कम होती थी, एसिडिटी बढ़ती थी। ये तो कंसेप्ट है, एसिडिटी बढ़ती थी, ये तो मैंने कंसेप्ट सिखाया है। लेकिन हमसे यहाँ पे तो पीकेए के बारे में पूछा है कि पीकेए की 4 नाइट्रोबेंजीन की वैल्यू कम है, तो मैंने कहा ये ज्यादा एसिडिक है ये वाला, ये
मोर एसिडिक है। हाँ ठीक है बेटा, और ये लेस एसिडिक है। और आप एक बात जानते थे, जिस किसी की भी पी ए के की वैल्यू लेस होगी, वही ज्यादा एसिडिक होता है। तो ठीक है सर, स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, तो ये ज्यादा एसिडिक है, तो सर इसकी पीके की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। एक्सप्रेशन लिख के दिखा देना, पीके इक्वल्स टू माइनस, माइनस हटा देना, 1/के। जल्दी से बक्के कर देना सर, ये आपकी कॉपी में मैंने पूरा का पूरा करवाया हुआ है। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो, बोलो यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी पर आ गए हम लोग, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे सर। सेक्शन सी कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? सेक्शन सी पर आ गए। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास तीन नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स हैं कार्बोनिल कंपाउंड के। कार्बोनिल कंपाउंड के हमारे पास तीन नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C4H8O। अच्छा, कह रहा है आइसोमर ए और आइसोमर सी है वो पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देते हैं, मतलब ये एल्डिहाइड है। अगर टॉलेंस टेस्ट दे रहे हैं तो ये एल्डिहाइड है। ठीक है, चलो सर, मतलब ए और सी तो पता चल गया ये एल्डिहाइड है। वेयर एज आइसोमर्स बी डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट, इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, बट गिव्स द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, मतलब ये है कि इसके अंदर ये चीज है, या तो ये है या इसके अंदर ये है। ठीक है, चलिए सर, अगर तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए सर। ठीक है भाई। कह रहा है आइसोमर ए एंड बी ऑन रिडक्शन विद दिस, ऑन रिडक्शन विद दिस गिव्स द सेम प्रोडक्ट डी। तो ये रिएक्शन तो कौन सी होती थी, क्लीमेंशन होती थी ये तो। क्लीमेंशन में मैंने कंसेप्ट बताया था, सीओ कन्वर्ट हो जाता था CS2 में, याद है? हाँ तो ठीक है, हो गया, हो गया। अब क्या है, अब तो सर हो गया। ये सर, ये आपका हो गया बेटा क्या, ये हो गया आपका बी, सॉरी, आइसोमर्स दिस, ये हो गया आपका बी। बी का आप लोग अगर क्लीमेंशन करवाएंगे तो ये सीओ की जगह क्या आ जाएगा, CS2 आ जाएगा बस। तो ये हो गया आपका कंपाउंड डी। और ये वाली रिएक्शन अगर आपको मिल रही है तो कंपाउंड ए क्या होगा फिर, वो एल्डिहाइड होगा। वो एल्डिहाइड होगा यानी कि ब्यूटेनॉल होगा वो। अरे सर, ये तो चूरन चटनी क्वेश्चन था सर, लाइक दिस। तो इसका क्लीमेंशन करवाएंगे तो सीओ किस में कन्वर्ट हो जाता है, CS2 में, तो भी आपको यही कंपाउंड मिलेगा। हो गया सर ये तो क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बोलो यार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको रेस कर देता हूँ। रेस नहीं हो रहा है, चलिए। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये तो हो गया। आउट ऑफ A B C D विच वन इज द लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एडिशन ऑफ HCN? दिस इज अ नार, और नार के लिए आपके कीटोन लेस रिएक्टिव हुआ करते थे, तो कीटोन कौन सा है, बी है सर। कह रहा है ना, बट गिव्स आइसोमर, बट बी डज नॉट गिव द टॉलेंस टेस्ट बट गिव द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी कि बी वाला जो होगा वो कीटोन होगा, वो आपका लेस रिएक्टिव होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन बाकी हैं सिर्फ हमारे लिए, ये तो हो जाएगा। अरे इरेजर, इरेज क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकेंड है ना। चलिए, नहीं हो रहा तो ठीक है। आपसे कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है ये हो जाएगा सर। आइसोमेरिज्म इन दिस, आयोनाइजेशन है क्योंकि ये बाहर आ रहा है। अगर आयंस बाहर आ रहे हैं, आपकी पॉसिबिलिटी है सर कि वो वहाँ पे आयोनाइजेशन होते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रिक बताई थी आपको। हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पर बीबीटी से भी डाला है कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसे गट फीलिंग है कि सर वो इस साल आपको CFT से क्वेश्चन दे सकता है। प्लीज एक बार CFT को जरूर पढ़ के जाना, वो वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना कि डेल्टा नॉट आपका पी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, या CFSE, मतलब वो प्लीज कंसेप्ट को पढ़ के जाना पूरा, मैंने जो आपकी कॉपी में लिखाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रिफर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सच एज द पॉलीमर। सर नॉर्मल सी बात है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों इतना अच्छा
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर हमें एक लार्ज एक्सटेंट तक वैल्यू देता है, अच्छे अमाउंट में, मतलब लार्ज मैग्नीट्यूड में। कॉपी का ही क्वेश्चन है सर। कह रहा है एक्वेटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। यस सर, क्योंकि हम जानते हैं गैस इन लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम टेम्परेचर पे ज्यादा होती है और हाई टेम्परेचर पे कम होती है, इसीलिए जो एक्वेटिक स्पीशीज होते हैं वो ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं। ठीक है सर। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर KCl, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, तो ये टूटेगा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, इज नियरली डबल देन द 1 मोलर। हाँ सर, तो सही है। देखो कंसंट्रेशन दोनों की सेम है। शुगर टूटेगा नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये टूट जाएगा कितने पार्टिकल में, 2 में। तो सर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हाँ सर बिल्कुल सही है। तो आप लोग क्या लिखोगे, बिकॉज KCl इज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सो इट डिसोसिएटेड इनटू द टू पार्टिकल एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जस्ट डबल एज कंपेयर टू द शुगर। हो गया सर, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, 29, गिव रीजन गिव रीजन गिव रीजन। कह रहा है डायमिथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन ट्राइमिथाइल अमीन। सर इन एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए सर, अगर ये नॉर्मल होता तो ऑर्डर होता है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अगर ये नॉर्मल होता, गैसेस स्टेट में होता, तो हमारा, क्योंकि जिस पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे, तो बेसिसिटी बढ़ती थी। लेकिन मैंने आपको मिथाइल और इथाइल एक्वा सॉल्यूशन में अलग अलग लिखा है। तो सर इस वाले का मिथाइल का होता था ऑर्डर 213, राइट, और इथाइल वाले का होता था 231। तो यहाँ पे 3 फैक्टर आते थे, प्लस आई इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। गॉट इट। बोलिए। तो आपको ये तीनों को संभाल के लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन है, बता के आइए सर। गॉट इट। नेक्स्ट, एरोमेटिक डायazonium आर मोर स्टेबल देन द एलिफेटिक डायazonium। हाँ सर, क्योंकि रेजोनेंस होता है जिसकी वजह से जो आपका स्टेबल जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। लिख देना सर। कह रहा है गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एनिलीन एन एन कॉमा एन डाइमेथाइल एनिलीन। ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, तो नॉर्मल सी बात है, कार्बालामीन रिएक्शन को बुलाइए सर। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। 30 का फर्स्ट, SN1 रिएक्शन पे आ गया। एक आपके पास टर्शरी ये है, एक आपके पास ये है। कह रहा है SN1 के लिए कौन ज्यादा होगा, SN1 के लिए कौन ज्यादा होगा। तो सर आयोडीन वाला ज्यादा होगा, आप जानते हैं इट इज अ बेस्ट लिविंग हैलाइड। वाई भी लिखना है, वाई भी है, ध्यान देना। सेकंड क्या कह रहा है, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद द एक्वस NaOH एट 443 केल्विन बाय द एसिडिक फ्रिक्शन। अरे सर ये तो डाउ प्रोसेस है, डाउ प्रोसेस है ये तो। बोलो, अरे बोलो यार। याद है उसमें एक नाइट्रो ग्रुप भी मैंने आपको कम से कम ये 3 लिखाया होगा, एक नॉर्मल क्लोरोबेंजीन, एक मैंने एक नाइट्रो वाली बेंजीन, फिर 2 नाइट्रो वाली क्लोरोबेंजीन, फिर आपको मैंने 3 नाइट्रो वाली यानी कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन नॉर्मली वार्म करने पर ही आपका बन जाता था। याद है, तीनों पढ़ाई थी मैंने। 1 मिनट रुकना जरा, है ना, जरा मैं ये जरा देखता हूँ, बच्ची रो रही है, देखता हूँ क्या दिक्कत है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है व्हाई डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन टू ऑल आर डिफिकल्ट टू सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कह रहा है ब्यूटेन टू ऑल का मेरे पास एक डेक्स्ट्रो है और एक लीवो है। कह रहा है ये सेपरेट नहीं हो सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। और आप जानते हैं इन्हें हम लोग एनेंशियोमर्स कहते थे। हाँ ठीक है ठीक है, ओहो ये तो इजी है, एनेंशियोमर्स कहते थे। और एनेंशियोमर्स की क्या खासियत होती थी कि इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती थी। और ये कह रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में तो आप बॉइलिंग पॉइंट से सेपरेट करते थे ना, बॉइलिंग पॉइंट से। और एनेंशियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता था, सेम होता था, इसलिए सेपरेट नहीं कर सकते सर। ठीक है भैया, अच्छा क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन मिल गया। और करके क्या कह रहा है, और करके क्या कह रहा है,
आइडेंटिफाई द किरेल मॉलिक्यूल, देखो बेटा ये तुम बना के देख लीजिएगा, जिसमें असिमेट्रिक कार्बन होगा, मतलब जिसके चारों बॉन्ड क्या होंगे, अलग अलग लोगों से जुड़े होंगे, वही आपका असिमेट्रिक कार्बन होगा। ठीक है सर, बी वाले पे चलेंगे। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट when chlorobenzene is treated with the methyl chloride or presence of the sodium and dry ether, एक एरोमेटिक बेंजीन है और एक एलिफेटिक एरोमेटिक क्लोराइड है, यानी कि क्लोरोबेंजीन हेलोअरीन है और एक हेलो एल्केन है। वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन है सर, ये देख लीजिए, यानी कि वुड्स वाले पढ़ के जाना सर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन फॉर्म्ड बाय द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो दिस वन। अरे ये तो एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या कह रहा है, साइक्लोहेक्सेन, देख लेते हैं सर। ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, इस पर ही ब्रोमीन है और इस पर ही CH3 है। कह रहा है एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन हो रही है, ये वाला कार्बन अल्फा है, ये बीटा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, भैया निकाल देना। तो सर ठीक है, हो जाएगा ये तो, ये वाला बन जाएगा सर आपका। ठीक है चलिए सर, ठीक है। अरे समझ में आ गया, बताइए। मैं सिर्फ कंसेप्ट बताने के लिए बैठा हूँ इसीलिए सर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो मैं इसका सोल्यूशन आपको बना के खुद ही डाल देता। कंसेप्ट सीख रहे हैं हम लोग सर, ये कहाँ कहाँ से ज्यादातर आ सकते हैं। तो ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन, याद होगा इसको, मैंने बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी पढ़ा है। केस स्टडी, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है हमें कोई मतलब नहीं है सर उससे। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ लिंकेज दैट होल्ड्स टुगेदर बाय द मोनोसैकेराइड इन द सुक्रोज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, नेम द वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन। वेरी गुड, क्योंकि अमाइलेज तो क्या कहते हैं उसमें वाटर सॉल्युबल होता था। व्हाई डज ग्लूकोज डज नॉट गिव द 2,4 डीएनपी टेस्ट, याद रखना, क्योंकि ग्लूकोज का ओपन चेन क्या कहते हैं जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता था वो ज्यादा परसेंट है, 0.5% ही ओपन चेन होता है। तो सर 2,4 डीएनपी टेस्ट, 2,4 डीएनपी टेस्ट में क्या होता था, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करता था, जिसकी वजह से जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो बिजी हो गया किसी और के साथ। ठीक है, इसलिए वो 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं दे पा रहा, क्योंकि टेस्ट देने के लिए एल्डिहाइड को फ्री होना जरूरी है और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में बिजी हो जाता था, आपको मैंने पढ़ाया होगा, ऐसे करके रिंग बन जाती थी, याद आ रहा है। नेक्स्ट, टू सॉल्यूशन, ठीक है भैया। व्हाट आर द आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आपको पता है जिनकी कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। कह रहा है विच कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज सुटेबल फॉर द ट्रांसफ्यूजन इनटू ब्लड, 0.9% ऑफ NaCl, एक्वस NaCl, याद है, यही चीज RBC के अंदर होती थी, ध्यान देना भाई। कह रहा है इफ अ सॉल्यूशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ml ऑफ वाटर इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, अच्छा देन व्हाट विल हैपन टू द बॉडी ब्लड सेल। कह रहा है 3 ग्राम NaCl 500 ग्राम पानी में डाल दिया गया, 500 ml दे रखा है, तो ये दो, तो छः, तो छः का कितना परसेंट हो गया, 0.6% हो गया। ठीक है, तो 0.6%, और हमें चाहिए कितना होता था, 0.9%, तो यानी कि ये वाले का परसेंटेज कम है और ये वाले का परसेंटेज ज्यादा है, हाँ या ना, ये वाले का परसेंटेज कम है, ये सॉल्यूशन है और ये आपका सॉल्वेंट है। तो आपको पता है सर, जहां पर कंसंट्रेशन कम होती थी, फ्लो कहाँ से कहाँ होता, ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होता था, ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होता था, लेसर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, याद है, लेसर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, तो ये क्या हो जाएगा सर, जो कह रहा है ब्लड सेल पर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर, स्वेल हो जाएगा। गॉट इट, चलिए। कह रहा है हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक, ठीक है सर, इजी है कि एक में कंसंट्रेशन ज़्यादा और एक में कंसंट्रेशन कम, ये भी मैंने लिखवाया हुआ है आपकी कॉपी में। ये वाले क्वेश्चंस प्लीज़ भैया करके जाना, ये पक्का आपकी कॉपी में होगा। ये वाले के टाइप के क्वेश्चंस जो नस्ट इक्वेशन और इनके हैं, ये पढ़ के जाना प्लीज़। नस्ट इक्वेशन से आपके आ रहे हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। याद रखना, अगर यहाँ नॉट है तो यहाँ पे भी नॉट होना चाहिए, अगर यहाँ सिर्फ डेल्टा जी है तो फिर आपको ई निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है गिव द टू एडवांटेज ऑफ द फ्यूल सेल। कई सारे एडवांटेज हैं सर इसके, फ्यूल सेल के मैंने आपको कई सारे लिखाई भी हैं, हाईली एफिशिएंट होते हैं ये आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 34 में, NaCN HCl, CHO NaCl, हाँ तो ठीक है, ये तो हो गया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बस, है ना, ये आपका फिनाइल हो गया, ये H हो गया, यहाँ NaCN आया है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव,
और ये पॉजिटिव। हाँ, तो ये इस पे अटैक कर लेगा। साइनोहाइड्रिन बन गया यार ये तो, राइट? साइनोहाइड्रिन बन गया ये तो। आप लोग देखना, ये वाली रिएक्शन मैंने आपकी कॉपी में करवाई हुई है, प्लीज आप सभी लोग देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये रिएक्शन करवाई है। दिस इज डाई एल्काइल कैडमियम रिएक्शन। इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखाया होगा कि इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज नहीं करते, ये वो वाली रिएक्शन है सर। एसिटोफिनोन बनेगा, ध्यान देने वाली बात है सर इसमें। ठीक है, ये वाली रिएक्शन देख लेना, मैं आपकी कॉपी में करवाई हुई है सर, डाई एल्काइल कैडमियम करके। ये वही वाली रिएक्शन है, बस यहाँ पर C6H5 दे दिया गया है और कुछ नहीं है सर। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, Br2 रेड फॉस्फोरस और वाटर। अरे ये तो HBZ, हेंस हेल बोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन, हेल बोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन, जिसमें याद रखना बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन हट जाता था, क्लोरीन आ जाता था, याद है? याद है, यहाँ मैंने Br लिया है तो Br आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर। प्रोपिनोन की रिएक्शन आपने मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड यानी कि ग्रिग्नार्ड से करवा दी। प्रोपिनोन की रिएक्शन आपने इससे करवाई है तो टर्शरी अल्कोहल बनेगा। कॉपी का क्वेश्चन है ये तो सर। बेंजीन इज रिएक्टिंग विद CH3Col इन द प्रेजेंस ऑफ, ये तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है सर। हो जाएगा। बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl थी, तो ये तो क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अच्छा, अभी तो क्वेश्चन और भी है यार। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस के लिए प्रोपिनॉन इज रिएक्टिंग विद BaOH का होल ट्वाइस। प्रोपिनॉन डाइल्यूटेड BaS, तो ये तो बेस हो गया। कंडेंसेशन, अरे सर एल्डोल कंडेंसेशन, मैंने आपको ये NaOH की प्रेजेंस में करवाया होगा। ठीक है, तो चेक कर लेना इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। कंपाउंड क्या कहते हैं हमारा, एल्कीन और एल्डिहाइड वाला बनेगा सर। एसिटोफिनोन इज ट्रीटेड विद जिंक मरकरी। अच्छा, जिंक मरकरी कंसंट्रेटेड HCl। क्लीमेंशन रिएक्शन, मेंशन। क्लीमेंशन है। हाँ, क्लीमेंशन रिएक्शन है ये तो। जो ट्रिक बताई थी मैंने कि CO कन्वर्ट हो जाता था उसमें CH2 में, तो उसका आप लोग कर लीजिएगा प्लीज। बेंजोइल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। रोजनमुंड रिएक्शन, याद है ये रोजनमुंड रिएक्शन, एल्डिहाइड आ जाता था। ठीक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक, ये तो वाला अभी अभी करवाया है, कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों टेंडर को, ये तो अभी अभी करवाया है। अरे ये तो रिपीट हो गए भाई, छोड़ो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाले रिपीट हो गए, एरोमेटिक और पीके वाला, ये तो अभी अभी करवाया है। एप ब्लॉक एलिमेंट, सर मेरे को ऐसा लगता है कि डी एंड एप ब्लॉक में से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा सर, और वो ये ऐसे टाइप का बनेगा जी, मेरा मानना है ऐसा। कह रहा है कॉपर वन कंपाउंड आर वाइट वेयर एज कॉपर सेकंड कंपाउंड आर कलर्ड, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। कॉपर सेकंड कंपाउंड में क्या हो जाएगा सर, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा हुआ हो। ठीक है। क्रोमेट चेंजेस देयर कलर व्हेन केप्ट इन द एसिडिक सॉल्यूशन। आप जानते हैं जो क्रोमेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, डाइक्रोमेट में, एसिडिक मीडियम में, याद है? येलो टू ऑरेंज, ऑरेंज टू येलो, KMnO4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिंक कैडमियम और मरकरी आर कंसीडर्ड एज द डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि सर इनके ग्राउंड स्टेट और आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों में ही D ऑर्बिटल्स क्या है, फुली फिल्ड है, इसलिए। कॉपी का क्वेश्चन है सर। कैलकुलेट द स्पिन ओनली मोमेंट फॉर्मूला। स्पिन ओनली मोमेंट फॉर्मूला का सर कुछ फॉर्मूला होता है N ब्रैकेट में N+2। N जो है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आप पहले इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पता करेंगे कितने आ रहे हैं, फिर इसमें पुट करेंगे। इसकी यूनिट होती थी बोर मैग्नेटॉन, पढ़ के जाना भैया, क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, पिंटू बब्लू क्वेश्चन है। कह रहा है गिव 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लेंथेन एंड इलेक्ट्रोनाइट। कॉपी का है सर, हटाइए। गिव रीजन सेलेक्ट वन एटम एग्जिबिट बाय द आस्क प्रॉपर्टी, मतलब इन दोनों में मुझे निकाल के बताना है, इन दोनों में से बताना है कौन डायमेटिक की प्रॉपर्टी हो जाएगा। एग्जिबिट डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे वो पैरामैग्नेटिक, ठीक है सर। क्रोमियम और कॉपर में किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसके मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, जिसके मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी। चेक कर लीजिएगा सर। तो अरे सर, दी एंड है हमारी तरफ से 2026 का। आज, आज मेरी तरफ से आपका दी एंड है। आज है सर, अभी तक कोई डी एंड नहीं था। आज मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी तरफ से आपका केमिस्ट्री तैयार है सर। ठीक है, मैं क्वेश्चन और सेंड करूंगा, जिन बच्चों के डाउट हैं वो प्लीज मुझे भेजते रहिए, डाउट ग्रुप में डालिए सर, अब टाइम बहुत का। एक भी डाउट मत छोड़ के जाना सर, सबके करके जाने हैं सर। ठीक है, क्लियर है?
सर जिन लोगों को नहीं है पता वो प्लीज दोबारा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगे रहिए, आशीष सर आपके साथ हैं। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो बता दीजिएगा। सेम मैं जो आज की ये वीडियो है, पहले तो हुआ क्या था कि उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, अब मैं इसको भी अभी चेक करूंगा। ठीक है, ये अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दीजिए प्लीज। इस टाइप के क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेपर ये आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में मुझे लगता है ऐसा होने चाहिए सर। मैं नहीं चुनौती कर रहा हूँ सीबीएसई को, भैया बहुत होशियार हैं ठीक है, हम नहीं चुनौती कर सकते सर उन लोगों को। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द पेंटिंग एग्जाम। जिनका पेपर कल है और जिनका नहीं है, वो प्लीज सॉल्व एग्जाम्पल लगाइएगा कल केमिस्ट्री के सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको थोड़ा सा रिफ्रेशिंग एनर्जी मिली होगी क्लास लेने के बाद। ठीक है, दोस्तों को शेयर भी कर देना, जो भी हो, थोड़ा सा मेहनत तो हम भी आपके लिए करते हैं। चलिए सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।